तो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। और जो हम लोग आज जो डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ वो है कुछ नोटिफिकेशन। एक नोटिफिकेशन आया था 52/2023 डेटेड 26 अक्टूबर 2023। हमने यहाँ लिखा नॉट येट इफेक्टिव। क्यों? क्योंकि सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस रूल दे शैल कम इनटू फोर्स ऑन द डेट ऑफ देयर पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। सॉरी, तो ये इफेक्टिव हो चुका है, तो दिस हैज बिकम इफेक्टिव। ओके, ठीक है। और एक सर्कुलर्स आए 27 अक्टूबर 2023 को, 3 सर्कुलर आए, वो तीनों सर्कुलर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल इसको देखते हैं। ये जो 52 वाला आया है, एक मिनट, इसको हटाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, बहुत सारा अभी न्यूज में भी आ रहा है और आप लोग भी पढ़ ही रहे हैं कि ये डायरेक्टर किसी कंपनी का है, मान लीजिए इन्फोसिस का है। इन्फोसिस लोन लेता है और ये अपनी पर्सनल गारंटी देता है। तो इसके ऊपर इस पर्सनल गारंटी जो दे रहा है, ऑब्वियसली डायरेक्टर इज प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, तो इसके ऊपर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? डायरेक्टर इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू इन्फोसिस बाय गिविंग पर्सनल गारंटी so that the loan can be taken by Infosys, whether it will be subject to GST or not. Yes or no? जवाब दीजिए प्लीज। सर, अगर इसमें डायरेक्टर कंसिडरेशन ले रहा है उस सर्विस के एवज में तो जीएसटी तो चार्ज होना चाहिए। और जहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है तो वहां पे जीएसटी का सवाल ही नहीं आता, सप्लाई नहीं है। ओके, करेक्ट। तो कंसिडरेशन होना चाहिए, करेक्ट है ना? क्योंकि सप्लाई के डेफिनेशन में कंसिडरेशन इज इंपॉर्टेंट। इफ नो कंसिडरेशन, नो जीएसटी, नो सप्लाई, करेक्ट। अब इन्होंने क्या किया, एक रूल ले आए, रूल 28 सब रूल 2। इसमें इन्होंने क्या लिख दिया? अच्छा, अब रूल 28 सब रूल 1 क्या है? पहले तो रूल 28 था, उसको 2 पैराग्राफ में कर दिया 1 और 2। 1 में ये लिखा हुआ है कि ओपन मार्केट वैल्यू के बेसिस पे जीएसटी लगेगा। ठीक बात है। रूल 28 सब रूल 1 अब जो नया आ गया वो ओपन मार्केट वैल्यू के बेसिस पे जीएसटी लगेगा। अब इन्होंने सब रूल 2 ले आए और कहा कि नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सब रूल 1। तो क्या चीज नॉट विथस्टैंडिंग है? ये ओपन मार्केट वैल्यू। बोला ओपन मार्केट वैल्यू को भूल जाइए। द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय अ सप्लायर। यहां पर सप्लायर कौन है? कंपनी है सर, ये डायरेक्टर है सर। डायरेक्टर है। टू ए रिसिपिएंट, रिसिपिएंट कौन है? कंपनी है सर। कंपनी। हु इज ए रिलेटेड पर्सन? ऑब्वियसली ये रिलेटेड है या नहीं है, डायरेक्टर और कंपनी? है है सर, रिलेटेड पर्सन। एज पर सेक्शन 239। 15 जो वैल्यू का है। 15 value of 15। supply. बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग कॉर्पोरेट गारंटी टू एनी बैंकिंग कंपनी। अब ये गारंटी किसको दे रहा है? ये पर्सनल गारंटी बैंकिंग बैंकिंग कंपनी को दे कंपनी रहा को है। दे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दे रहा है। और ए हाँ, फाइनेंशियल yes। इंस्टीट्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ द सेड रिसिपिएंट, ये किसके बिहाफ पे ये गारंटी दे रहा है? ये डायरेक्टर कंपनी के भी कंपनी आप के कंपनी के बिहाफ पे, कंपनी यानी कि हमारे एग्जांपल इन्फोसिस के बिहाफ पे। शैल बी डीम हम्म, टू बी, अब देखिए ओपन मार्केट वैल्यू भूल जाइए, शैल बी डीम टू बी 1% ऑफ द अमाउंट ऑफ सच गारंटी ऑफर्ड। मान लीजिए 100 करोड़ रुपया का लोन लिया तो 100 करोड़ का गारंटी हो गया, तो उसका 1% यानी कि 10 करोड़। और एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर। बताइए क्या लग रहा है आपको ये रूल? तो डीम ये डीम सप्लाई कर दिया सर। नहीं, सप्लाई तो डीम नहीं किया इसने, वैल्यू डीम्ड किया है। वैल्यू डीम सप्लाई का डीम वैल्यू। डेफिनेशन आज, सप्लाई का डेफिनेशन तो एज इट इज एग्जिस्ट करता है कि अगर कंसिडरेशन 0 है तो सप्लाई नहीं है। अच्छा, एक सर बात यहाँ पे सर बताइए। लेकिन एक्चुअल कंसिडरेशन का मतलब क्या हुआ सर? अच्छा, अरे एक बात बताइए, कंसिडरेशन अगर 0 है तो देर इज नो सप्लाई, यस और नो?
सर हमारे If एडवोकेट से बात हुआ था, इफ जीरो वैल्यू इज ऑल्सो वैल्यू। नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ पहले उस पर आइए। नहीं कंसिडरेशन सर, जीरो है देर तो इज supply है या नहीं है? नहीं है सर, अनलेस एंड अनटिल वो रिलेटेड पर्सन नहीं होना यस, चाहिए। तो ये रिलेटेड पर्सन है या नहीं है, डायरेक्टर और ये? हाँ रिलेटेड पर्सन है सर, तो सप्लाई हो गया या नहीं हो गया? हाँ। 100%। कौन से, कौन सा, कहाँ 15 लिखा हुआ है? सेक्शन 15। कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन शेड्यूल 15 वन में में, रिलेटेड पर्सन। शेड्यूल वन में शेड्यूल शेड्यूल 1 में करेक्ट सर। शेड्यूल वन का है। सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, तो शेड्यूल वन में ये सप्लाई बन गया। हम्म। यस सर। करेक्ट। अगर सप्लाई बन गया है तो वो वैल्यूएशन कर सकता है या नहीं कर सकता? हाँ। कर सकता है सर। तो उन्होंने वैल्यूएशन क्या कर दिया, 1% ऑफ द अमाउंट ऑफ सच गारंटी ऑफर्ड और एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर। हम्म। मान लीजिए एक्चुअल कंसिडरेशन है 10 रुपए और 1% आ रहा है 12 रुपए, तो किसके ऊपर टैक्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं ये? जो हायर है सर, दोनों में से जो हायर है। 12 रुपए, क्या ये ठीक है? तो सर डायरेक्टर गारंटी मतलब कंसिडरेशन ले ही ना, लेते हैं डायरेक्टर सर, अच्छा चलिए बहुत सारे ठीक है, कंपनी में लेते हैं। एक मिनट, मान लीजिए एक्चुअल कंसिडरेशन जीरो है, तब भी तो 12 रुपए है अमित जी। जी सर है। तब भी 12, कंसिडरेशन नहीं मिले तो क्यों, शेड्यूल वन से सप्लाई बन गया तब भी 12 रुपए है, करेक्ट और नॉट? यस सर, अब मतलब मैं ये, एडिशनल अमाउंट विड्रॉ करने का तरीका है ये फिर। नहीं, अब मैं जो पूछ रहा हूँ, क्या ऐसा रूल बनना ठीक है? सर एक्साइज में भी था ना, सर्विस टैक्स में, उस पे भी तो एक्साइज में पर्सनल गारंटी पे तो। आप एक्साइज भूल जाइए, अब यहाँ पर बताइए मेरे को। सर टैक्स तो लगना चाहिए सर, रिलेटेड पर्सन है तो अच्छा लगना चाहिए। एक बात बताइए, मैं आपको आपसे कुछ पूछता हूँ। गुड्स की वैल्यू है, गुड्स की एमआरपी है बेसिकली, एमआरपी है 100 रुपए, आपने उसको एक्चुअली में बेचा है, सेल प्राइस आपका 20 रुपए में बेचा है, ये आपको 2 रुपए में बेचा है, जीएसटी किस पे लगेगा? 2 रुपए पे लगेगा सर। 2 रुपए पे, या सिर्फ जितने रुपए में बेचा है उसी पे लगेगा ना? हाँ, हाँ जितने पे जितने लगे में बेचा, बेचा। हाँ क्या जितना में बेचा एमआरपी, सर। एमआरपी का कॉन्सेप्ट जीएसटी में है? नहीं है है। सर जीएसटी में। नहीं, जीएसटी में तो जीएसटी नहीं वाला है ना? एमआरपी नहीं, नहीं है, नहीं है। नहीं है। नहीं है सर, जीएसटी में अब नहीं है। मैं आपसे कह रहा था एक्साइज भूल जाइए, क्यों भूल जाइए? क्योंकि एक्साइज में एमआरपी का कॉन्सेप्ट था। यस सर हाँ यस। था ना, था। चलिए ठीक है, अब इसी को यहां पर सोचने की कोशिश कीजिए। इन्होंने एक नोशनल वैल्यू पे, अगर एमआरपी पे 100 रुपए पे अगर टैक्स लगाना शुरू कर दे, यानी कि सेल प्राइस से ज्यादा वैल्यू पे, इसका मतलब नोशनल वैल्यू पे वो टैक्स लगा रहे हैं, जी हम्म। एमआरपी पे टैक्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म। यस और नो? जी सर। कैन इट बी चैलेंज्ड? हाँ बराबर है। आपको याद है ग्रुप में प्रतीक ने, नहीं क्या नाम, प्रतीक ही नाम है, उसने डाला था जतिन हरजाई सर का एक ट्वीट, जिसमें ये कहा, लिखा था उन्होंने, दिस कैन बी चैलेंज्ड। तो उसने पूछा था व्हाई इट कैन बी चैलेंज्ड, याद है आपको? दिस इज द ग्राउंड विच, कि एमआरपी नोशनल वैल्यू पे क्यों टैक्स लग गया। तो हमने शायद इसके ऊपर लिखा, डायरेक्टर प्रोवाइडिंग the company in a way is forced to pay 18% on at least 1% of the guarantee loan amount, what may be the basis of arrival of 1%। और रुकिए मैं आपको, अब इन्होंने क्या किया, एक सर्कुलर निकाला इसी से रिलेटेड। ये वाला सर, नहीं सॉरी ये नहीं, ये तो प्लेस ऑफ सप्लाई, ये रहा 204 नंबर, clarification on issues pertaining to taxability of personal guarantee and corporate guarantee in GST registration। ये सर्कुलर नंबर कौन सा है? 204/16, डेट है 27 अक्टूबर 2023। अब मैं आपसे बता रहा हूँ सर्कुलर में लिखा हुआ क्या, फिर मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए मैनेजिंग डायरेक्टर, हम्म। मैनेजिंग डायरेक्टर इस कंपनी को कॉर्पोरेट गारंटी देता है, और आरबीआई का मैंडेट है
सर्कुलर है या नोटिफिकेशन है कि कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर को किसी भी इस तरह का कंसल्टेशन दे ही नहीं सकता है, यानी कि आरबीआई मना कर रहा है कंपनी को कि आप किसी भी तरह का कंसल्टेशन दे नहीं सकते। तो कंसल्टेशन क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो। कंसिडरेशन जीरो हो गया। और रूल 28 सब रूल 2 क्या करेगा? हम लोग को फोर्स करेगा 1% के ऊपर जीएसटी देने का। यस और नो? हम्म। तो ये Yes. सर्कुलर कह रहा है कि ऐसे केस में अगर कंसिडरेशन जीरो है तो वैल्यू भी जीरो होगी, नो जीएसटी। हेलो, ये सर्कुलर में लिखा हुआ था। सर्कुलर बेनिफिशियल है या नहीं है? बेनिफिशियल है ना? डाइजेस्ट कर लीजिए, ऐसा लिखा हुआ, मैं अभी पढ़ेंगे। लेकिन अगर मैनेजिंग डायरेक्टर के अलावा कोई पास्ट डायरेक्टर या कोई नॉमिनल डायरेक्टर, कोई पर्सनल गारंटी, मान लीजिए मैं सिर्फ सिंपल डायरेक्टर हूं, मैं पर्सनल गारंटी क्यों लूंगा कंपनी की? बताइए आप। मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर तो ले लेगा, लेकिन कोई अल्टरनेट डायरेक्टर या नॉमिनी डायरेक्टर, नॉमिनी तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो एडिशनल डायरेक्टर भी है। डायरेक्टर, वो सब अगर पर्सनल गारंटी लेते हैं तो वहां पर आरबीआई का मैंडेट नहीं है, तो वहां पर कंसिडरेशन होगा। अगर वहां कंसिडरेशन होगा तो रूल 28 सब रूल 2 लग जाएगा। ठीक बात है? ठीक है। यस। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बार सर्कुलर को पढ़ते हैं, क्योंकि हमने जो समझा वही समझा या कुछ और समझ लिया। देखिए, रिप्रेजेंटेशन हैव बीन रिसीव्ड from the trade and field formation seeking clarification on certain issues with respect to taxability of activity of providing personal bank guarantee by directors to banks for securing credit facilities for the company. Similarly, taxability and valuation of the activity of providing corporate guarantee by a related person to banks or financial institutions for another related person, as well as by holding company in order to secure credit facilities for its सब्सिडरी कंपनी। तो दो लोग हैं यहाँ पर, एक तो इंडिविजुअल है और दूसरा कंपनी है, होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी। अब यहाँ आएंगे तो इसमें देखिए क्या लिखा है, वेदर द एक्टिविटी ऑफ प्रोवाइडिंग पर्सनल गारंटी बाय द डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी टू द बैंक दिस विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस और नॉट। तो सबसे पहले ये सप्लाई है या नहीं है? तो ये सप्लाई तो है, क्योंकि हमने कह दिया रिलेटेड पर्सन, डायरेक्टर ऑफ कंपनी, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी, शेड्यूल 1 विदाउट कंसिडरेशन स्टिल ट्रीटेड एज सप्लाई। रूल 28 कह रहा था वैल्यू इज ओपन मार्केट वैल्यू एज पर आरबीआई मैंडेट, नो कंसिडरेशन कैन बी पेड टू द डायरेक्टर, हेंस ओपन मार्केट वैल्यू इज जीरो। अब आइए इसको पढ़ते हैं। एज पर दिस, तो डायरेक्टर एंड कंपनी आर टू बी ट्रीटेड एज रिलेटेड पर्सन। ये कहता है शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई, शेड्यूल 1। फिर रूल 28 में कह रहा है ओपन मार्केट वैल्यू। फिर आरबीआई हैज प्रोवाइडेड गाइडलाइंस, तो ये गाइडलाइंस है for obtaining personal guarantee of promoters, directors and other managerial personnel of the borrowing concern, para 2.29, which is reproduced below. Guidelines: banks should take personal guarantees of promoters, directors and other managerial personnel or major shareholders for the credit facility. अब मैंने आपको कह दिया कि जो एडिशनल डायरेक्टर ये सब नहीं देंगे पब्लिक, और तो इसमें एडिशनल डायरेक्टर ये सब के बारे में मतलब स्पेशली नहीं लिखा हुआ, नीचे लिखेगा। इन प्रमोटर, अदर मैनेजरियल पर्सन, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर से ये सब हो गए। पब्लिक और प्राइवेट ओनली व्हेन एब्सोल्यूट वारंटेड आफ्टर ए केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस एंड नॉट एज ए मैटर ऑफ कोर्स। मतलब पर्सनल गारंटी लेना कंपलसरी नहीं है, एकदम जरूरत पड़े तब लीजिए। In order to identify the circumstances under which the guarantee may or may not be considered necessary, bank should be guided by the following broad consideration. तो ये उन्होंने लिखा नहीं है। अब worth of the guarantors या payment of guarantee commission etc. Where personal guarantees of directors are warranted, they should be a reasonable proportion to the estimated worth of the person. The system of obtaining guarantees should not be used by the directors and other managerial person as a source of income from the company. तो ये उन्होंने लिख ही दिया। Bank should obtain an undertaking from the borrowing company as well as the guarantors that no consideration, whether by way of commission, brokerage fees or any other form, would be paid by the former or received by the latter, directly or indirectly. यानी कि किसी भी तरह का कंसिडरेशन नहीं दिया जाएगा। This requirement should be incorporated in the bank's terms and conditions for sanctioning the credit limits. During the periodic inspection, the bank's inspector should verify that this stipulation has been complied with. There may be
There may, however, be exceptional cases where payment of remuneration may be permitted. Example, where assisted concerns are not doing well and the existing guarantors are no longer connected with the management. बट देखिए मैनेजमेंट से के साथ कंटिन्यू करे सिंपल डायरेक्टर है बट कंटिन्यूएंस ऑफ द गारंटीज इज कंसिडर्ड एसेंशियल बिकॉज द न्यू मैनेजमेंट गारंटी इज ईदर नॉट अवेलेबल और इज फाउंड इनएडिक्वेट। यानी कि एक मैनेजिंग डायरेक्टर था, वो जब कंपनी में था एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर तो उस वक्त उसने गारंटी दी थी और कंसिडरेशन नहीं लिया था। अब मैनेजिंग डायरेक्टर रिटायर कर गया या छोड़ गया और गारंटी कंटिन्यू कर रहा है तो उस वक्त कंसिडरेशन मिलेगा और मिलेगा तो ये रूल एप्लीकेबल हो जाएगा। Accordingly, as per the mandate provided by RBI, no consideration by way of commission, brokerage fees, or any other form can be paid to the director by the company, director directly or indirectly in lieu of providing personal guarantee to the bank for borrowing credit limits. As such, when no consideration can be paid for the said transaction by the company to the director in any form, directly or indirectly, as per RBI mandate, there is no question of such supply oblique transaction having any open market value. Accordingly, the open market value of the said transaction supply may be treated as zero, and therefore taxable value of such supply may be treated as zero. In such a scenario, no tax is payable on such supply or service by the director to the company. There may, however, be cases where the director who had provided the guarantee is no longer connected. Ye important, is no longer connected with the management, but continuance of his guarantee is considered essential because the new management guarantee is either not available or is found inadequate, or there may be other exceptional cases where the promoters, existing directors, and other managing personnel and shareholders of the borrowing customer are paid remuneration, consideration in any manner, directly or indirectly. In all these cases, the taxable value of such supply of service shall be the remuneration oblique consideration provided to such person or guarantor by the company directly or indirectly. इसी यहाँ पर किसी को कोई ओपिनियन हो तो बताइए प्लीज। सर तो ये जो 1% पे करेगा कंपनी करेगा, आरसीएम में पे करेगा? आरसीएम लग जाएगा क्या? नहीं तो पे कैसा होगा, डायरेक्टर पे करेगा या कंपनी पे करेगा? लग तो नहीं, रहा इसमें है आरसीएम डायरेक्टर को पे करना पड़ेगा। आरसीएम के नोटिफिकेशन में ये सर्विस नहीं डाला है ना। हाँ, डायरेक्टर को ही पे करना, फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा। ओके, और सर अगर वो लायबल नहीं है तो 20 लाख बिलो है तो नहीं लगेगा, रजिस्ट्रेशन नहीं लेगा? तो नहीं लेगा, यस, रजिस्ट्रेशन ही नहीं लेगा, करेक्ट। हाँ, ये अच्छा पॉइंट मैं लिख देता हूँ। एफसीएम इज एप्लीकेबल एंड डायरेक्टर इज liable to pay जीएसटी। If director is not registered since his ATO aggregate turnover is less than थ्रेशोल्ड limit, no GST is payable. ठीक है, और कुछ? Anything else? नहीं। चलिए, whether the activity of providing corporate guarantee by a person on behalf of another related person or by holding company this, even when made without consideration, will be treated as taxable supply or service not, and if taxable, what would be the value of such supply or service? अब देखते हैं। Where the corporate guarantee is provided by a company to the bank or financial institution for providing credit facility to the other company, where both the companies are related, the activity is to be treated as supply or service between related parties. अच्छा, ये होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी की कहानी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अच्छा, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडी कंपनी में ऐसा कोई मैंडेट है या नहीं है आरबीआई वाला? Similarly, where the corporate guarantee is provided by this, hence the activity of providing this ठीक है, ये सप्लाई माना जाएगा, कोई ठीक है। ठीक है, ये कह रहा है रूल 28 में डिटरमिन होगा, considering different practices being followed by the field formations and ease of implementation,
ठीक है, फॉर डिटरमाइनिंग द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सच सप्लाई और सर्विस बिटवीन रिलेटेड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग कॉर्पोरेट अकॉर्डिंगली consequent to insertion of the said sub rule in 28 in all such cases of supply of service by related person to another person, the taxable value of such supply will be henceforth be determined as per this irrespective of whether full ITC is available to the recipient of services or not. इसका मतलब अगर होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी है तो आरबीआई का कोई मैंडेट नहीं है, नहीं है सर। रूल 28 सब रूल 2 is applicable and GST is payable by the GST is payable on forward charge mechanism whether recipient is eligible for ITC or not, है ना। रिसिपिएंट मान लीजिए सिर्फ एग्जाम सप्लाई कर रहा है तो उसको आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक बात है ना, लेकिन 28 सब रूल 2 में जाएगा ही जाएगा। अच्छा, अब इसमें क्या लिखा हुआ है, it is clarified that sub rule 2 shall not apply in respect of the activity of providing personal guarantee by the director to the banks for securing credit facilities for the companies, and the same shall be valued in the provided in serial number 1. ये क्रेडिट फैसिलिटी क्या होता है? तो सर वो कैश क्रेडिट वगैरह है क्या ये? क्या पता है, मैडम ना वही होगा क्रेडिट फैसिलिटी, लोन टेकन हो क्रेडिट फैसिलिटी होगा। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इज कैश क्रेडिट जो लेते हैं ना उसमें भी गारंटी देते हैं सर। इन केस ऑफ क्रेडिट, अच्छा उसमें भी गारंटी जाता है? हाँ जाता है ना सर कैश क्रेडिट में। अच्छा, इज हर फाइनेंस में जाता है सर, हर एक फाइनेंस में। जीरो होगा ना इसमें, क्या इसका क्या मतलब निकला? It is clarified that sub rule 2 shall not apply in respect of the activity of providing personal guarantee by director to the bank. 28(2) अगर अप्लाई नहीं होता है तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई शैल बी जीरो, यस और नो? अरे हाँ या ना कुछ सर कैश क्रेडिट में भी तो पर्सनल गारंटी देता ही है ना डायरेक्टर। नहीं वो तो देता ही है, तो वो कह रहा है सीरियल नंबर 28 सब रूल 2 अप्लाई नहीं होगा। देखिए आप समझिए क्या कह रहा है, ये दोनों बातें कह रहा है। बोल रहा है सब रूल 2 अप्लाई नहीं होगा तो सब रूल 1 में जाएगा, सब रूल 1 में जाएगा तो ओपन मार्केट वैल्यू जीरो हो जाएगा, ओपन मार्केट वैल्यू जीरो हो जाएगा तो जीरो हो गया। पर यहाँ पर ये कह रहा है एंड द सेम शैल बी वैलिड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन सीरियल नंबर 1 अबव। सीरियल नंबर 1 अबव में ये कह रहा है कि अगर आरबीआई मैंडेट आपको एप्लीकेबल नहीं होता है तो कंसिडरेशन है तो टैक्स है तो 1% और एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर एज पर। अब देखिए दोनों बात कह रहा है, सीरियल नंबर 1 कह रहा है, चलिए ठीक है ये लिख देते हैं। मुझे एक बात बताइए, मेरे दिमाग में और बात एक आई है। क्रेडिट फैसिलिटी में गारंटी है सर, है गारंटी, ठीक है। मुझे एक बात बताइए आप लोग, क्रेडिट कार्ड छोड़ के सब में है सर। अच्छा, आरबीआई मैंडेट नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, तो कंसिडरेशन ले सकते हैं नहीं ले सकते? अरे बता दीजिए। ले सकते हैं सर, मैंडेट ले सकते हैं। अच्छा ले चलिए, सकते तो हैं। कंसिडरेशन चार्ज, अब मेरी मर्जी है कंसिडरेशन लिया यस या नहीं लिया। हाँ अगर मैंने कंसिडरेशन ले लिया है तब तो रूल 28 सब रूल 2 में चला जाएगा। यस। अगर कंसिडरेशन नहीं लिया है, बोलता नहीं नहीं मुझे कंसिडरेशन नहीं चाहिए, तो क्या रूल 28 सब रूल 2 एप्लीकेबल होगा? सर 2 तो नहीं होगा सर। तब वो कहेगा नहीं नहीं हायर वैल्यू लेंगे, एक्चुअल कंसिडरेशन भले जीरो हो लेकिन 1% और एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर वेदर इट विल बी एप्लीकेबल बिकॉज उसने कंसिडरेशन नहीं लिया। लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से वो बता रहा है ना सर 2 में। अब देखिए मैं यही कह रहा हूं, ये सब डिस्प्यूटेड मामला है।
आप एमआरपी के बेसिस पे कैसे टैक्स कर सकते हैं? आप कोई नोशनल वैल्यू को कैसे टैक्स कर सकते हैं? यस और नो? ये सर। किसी का कोई ओपिनियन है तो बताइए, मैं सुनने के लिए तैयार बोलना अभी बहुत डिफिकल्ट लग रहा है इसमें तो। हैं। बोलना अभी डिफिकल्ट लग रहा है, क्या करें। अब जब नोटिस आएगा तो ऑब्वियसली मतलब आंख बंद करके टैक्स देने मत पहुंच जाइएगा। हाँ। एक एक चीज को आइडेंटिफाई कीजिए, रिसर्च कीजिए, समझिए सर्कुलर को और नोटिफिकेशन को, देन अप्लाई द लॉ। सर ये इफेक्टिव कब से है? 1 अक्टूबर से? 26 अक्टूबर। 27? 26 अक्टूबर। 26? सर ये पान मसाला पर एमआरपी बेसिस पर कैसे सेस वसूल रहे कहाँ हैं? कहाँ पान मसाला पे सेस एमआरपी सेस बेसिस तो पे? हाँ है सर, बराबर है, एमआरपी बेस पे सेस वसूल कर रहे हैं पान मसाला में। तो सेस के रूल्स देखने होंगे, फिर प्रोसेस एक्ट देखना होगा, उसमें कुछ लिखा होगा वैसा। है। तो इसमें तो तो सेस सर नहीं वसूल रहे हैं, इसमें तो जीएसटी वसूल रहा है। तो सीजीएसटी में तो नहीं लिखा हुआ है, एसजीएसटी में नहीं लिखा हुआ है, यूटी 31 जीएसटी में जुलाई नहीं लिखा हुआ है। 31 जुलाई का सर्कुलर आया था ना। अच्छा, चलिए। किसी का कोई और ओपिनियन नहीं है? राजेश जी? प्रतीक? प्रतीक, यस सर। कहो। सर अभी तो सर इतना ही समझ आ रहा है सर, इतनी डेप्थ में स्टडी नहीं की सर इसकी। ओके, तो सवाल का जवाब मिला क्यों चैलेंज हो रहा है? हाँ सर अब लग रहा है जो डाला था उसमें। हम्म। चलिए ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर, और क्या। तो इसमें हम लोग लिख देते हैं, ये पॉइंट हमने लिखा नहीं है यहाँ पर, हम लोग लिख के छोड़ देते हैं, है ना। आरबीआई मैंडेट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, सॉरी, फॉर पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, या एज पर आरबीआई कंसिडरेशन, नहीं, एज पर आरबीआई, सॉरी, आरबीआई मैंडेट नॉट एप्लीकेबल, मींस कंसिडरेशन कैन बी पेड। ये हो गया। और इसको हम लोग ये लिख देते हैं, कंसिडरेशन कैन बी पेड, और कॉर्पोरेट गारंटी इज प्रोवाइडेड बाय पास्ट एमडी। पास्ट बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे उसको? एक्स एमडी, एक्स हाँ, एक्स। एक्स एमडी, ठीक, एक्स एमडी। सर एक बार सर थोड़ा ब्रीफिंग कर दीजिएगा सर, थोड़ा क्लियर हो जाए। कंसिडरेशन चार्ज, कंसिडरेशन नॉट चार्ज। रूल 28 सब रूल 2। तो यहां पर क्वेश्चन मार्क, whether rule 28 sub rule 2 can be challenged। ठीक है। नमस्ते सर।
नमस्ते राजेश जी, बताइए क्या कह रहे हैं। वो अभी कोई सेस का कोई क्वेश्चन था ना। हाँ, टेबोको के ऊपर वो जब हमने ये कहा कि उस पे कैसे टैक्सेबिलिटी आ गई हाँ, एमआरपी पे। उन्होंने चेंज किया ना कंपनसेशन सेस में, नोटिफिकेशन निकाला। हाँ, तो वो अलाउड है क्या? हाँ हाँ, वो उतना ही ले रहे हैं जितना पहले ले रहे थे। अच्छा। पहले क्या था, वो बार बार वैल्यू एडिशन पे ले रहे थे, हाँ। और लास्ट में जाके उनको मिलता भी था, नहीं भी मिलता था। ओके ओके। अब उन्होंने क्या कर दिया कि एमआरपी बेस्ड कर दिया, यानी मैन्युफैक्चरर से ही एमआरपी पे वो ले रहे हैं पूरा। नहीं, इज इट अलाउड? हाँ, एमआरपी पे टैक्स लेना अलाउड है जीएसटी में? नहीं, एमआरपी पे वैल्यू वो ले रहे हैं, मात्र कैलकुलेटिंग द सेस। हाँ, तो क्या ये सेस एक्ट में अलाउड है या नहीं है? वो एमआरपी से ज्यादा नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, अरे एमआरपी टैक्सेशन तो होना ही नहीं चाहिए, मैं वही तो कह रहा हूँ। सेस में उन्होंने नोटिफिकेशन जब निकाल दिया, हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, अगर नोटिफिकेशन ऐसा कुछ कानून बनाया तब तो ठीक है, लेकिन जब कानून है। ओके, तो सीजीएसटी एक्ट में एमआरपी बेस्ड टैक्सेशन कर रहे हैं ना, ये यहाँ पर 1% डीम्ड वैल्यू जो निकाल रहे हैं, वो अलाउड है या नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूँ। वो तो अलाउड नहीं है यहाँ पर जीएसटी में, तो क्या तो इस वो कहा, चैलेंज हो सीजीएसटी एक्ट सकता में तो कुछ किया ही नहीं उन्होंने। है? यस, तो नोटिफिकेशन में लिखा है ना इन्होंने। सीजीएसटी एक्ट में तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं ना। हम्म। वो कंपनसेशन एक्ट में उन्होंने किया। ठीक है, चलिए यही डिस्कस कर रहे थे अब। सर, सर थोड़ा एक ब्रीफिंग कर दीजिए ना सर, थोड़ा अच्छा, वो ब्रीफिंग ब्रीफिंग। देखिए, इसका मोटा मोटा ये समझिए कि अगर 28(1) और 28(2) दोनों। हाँ, बस। 28(1) ये कहता है, देखिए 28(1) ये कहता है कि ओपन मार्केट वैल्यू पे टैक्स लगेगा। 28 सब रूल 2 स्पेसिफिकली कॉर्पोरेट गारंटी के लिए बनाया गया, और वो कह रहा है कि 1% ऑफ द लोन गारंटीड और एक्चुअल कंसोलिडेशन विच एवर इज हायर। 28 सब रूल 2 के लिए सर्कुलर आया, और आरबीआई का एक मैंडेट है कि जो मैनेजरियल पर्सन है, प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स हैं, जो कंपनी के बिहाफ पे लोन गारंटी दे रहे हैं, वो लोग रिलेटेड पर्सन है, देयरफॉर इट इज अ सप्लाई एंड। और आरबीआई के मैंडेट में लिखा हुआ कि वो कंसोलिडेशन दे ही नहीं सकते। जब कंसोलिडेशन दे ही नहीं सकते तो एक्चुअल कंसोलिडेशन जीरो हो जाएगा, तो ओपन मार्केट वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो 28 सब रूल 1 में जाएगा और वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई जीरो रहेगा। लेकिन अगर वो एक्स मैनेजिंग डायरेक्टर देता है तो वहां पर आरबीआई का मैंडेट नहीं है, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी में आरबीआई का मैंडेट नहीं है, तो वहां पर 28 सब रूल 2 एप्लीकेबल होगा और 1% और एक्चुअल कंजर्वेशन विच एवर इज हायर लगेगा। यहां पर हमने एक क्वेश्चन कर लिया कि ये जो 1% और जब आरबीआई का मैंडेट नहीं है अगर, और जो रिसिपिएंट है जो कॉर्पोरेट गारंटी दे रहा है वो कंसिडरेशन चार्ज ही नहीं कर रहा है, तो क्या रूल 28 सब रूल 2 एमआरपी के बेसिस पे क्या ये चैलेंज हो सकता है कि डीम वैल्यू कैसे कर दिया आपने? ठीक बात है। सर इस केस के अंदर जैसे रिलेटेड पार्टी नहीं हो तब तो ट्रांजैक्शन वैल्यू पे होगा वैल्यूएशन, और जब रिलेटेड पार्टी है तो वैल्यूएशन के रूल्स बनाने के राइट तो है ही गवर्नमेंट के पास। हम्म। तो सर वन सर परसेंट आपने बना नहीं सकता फिर वो। सर आपने यहाँ लिखा कॉर्पोरेट गारंटी इज प्रोवाइडेड बाय एक्स एमडी। हम्म। एक्स एमडी मतलब उसको आरबीआई का मैंडेट है नहीं उसके ऊपर, करेक्ट। तो उसको कंसिडरेशन चार्ज हो गया है। हाँ, तो एमडी अगर चार्ज कंसिडरेशन हो गया चार्ज है तो कर रहा फिर है तो एक्चुअल 28 सब रूल 2 में चला जाएगा। एक्चुअल चार्ज जो लगेगा वो लगेगा, एक्चुअल नहीं कंसिडरेशन। नहीं, 1% और एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर। हाँ, तो एक्चुअल कंसिडरेशन, हाँ ठीक है। ठीक है, 28 टू तो यही कह रहा है ना, 1%। और देखिए, वर्ड भी अच्छा उन्होंने चुना, एक्चुअल कंसिडरेशन, यानी कंसिडरेशन एक्चुअली होना चाहिए, हम्म। सिर्फ कंसिडरेशन नहीं लिखा है इन्होंने। और प्रतीक ये कह रहा है कि रूल बनाने का पावर तो है ही उनके पास, तो वो रूल बना ही सकता है एमआरपी के बेसिस पे। और इन्होंने रूल जो बनाया है उसका पावर कहाँ से लिया है? ये 164 से पावर लिया हुआ है। और इसका पावर 15 सबसेक्शन 5 से ले सकते हैं, स्पेशल वैल्यूएशन रूल।
सर यहाँ पे मैं एम्फेसाइज करूंगा shall be deemed to be रूल नंबर 28 सब रूल 2। हाँ, तो डीम बोले तो माना जाएगा। हाँ, तो कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया तो माना जाएगा ना। हाँ, लेकिन सर्कुलर आ गया, बेनिफिशियल है ना आपके लिए, तो आप सर्कुलर के अकॉर्डिंग काम करेंगे। और जहां सर्कुलर बेनिफिशियल नहीं है, आप सर्कुलर को चैलेंज करेंगे। हम्म, अब देखिए, हमने यहाँ ये भी लिखा, व्हाट मे बी द बेसिस ऑफ अराइवल ऑफ 1%, 0.05 क्यों नहीं, 0.5 क्यों नहीं, वाई 1%? ठीक है, चलिए यस आगे सर। बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें सर वो तो 18% क्यों लगाते, 9% क्यों नहीं लगाते जीएसटी के कम्युनिटी पे, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। नहीं, उसके तो रीजंस थे ना हम्म, जिनेश जी, रेट ऑफ टैक्स एक्साइज करने के। एक्साइज का हाँ, जीवैट का दोनों एक्साइज को। सर्विस टैक्स और वैट को मिला के रेवेन्यू न्यूट्रल रेट उन्होंने फिक्स किया है। तो यू हम्म हैव रीजंस, तो 1% के लिए क्या रीजंस है? हम्म, सर्कुलर में तो नहीं लिखा हुआ है। करेक्ट करेक्ट। चलिए, अब यहाँ पर एक एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। हम्म एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस डिफाइंड है सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 में। इसमें जो कंडीशंस दिए हुए हैं एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में, कि सप्लायर इंडिया में हो, रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई भी आउटसाइड इंडिया, फॉरेन एक्सचेंज आना चाहिए, और ये दोनों रिसिपिएंट और सप्लायर आर एक्चुअली डिस्टिंक्ट, करेक्ट है, पर्सन होने चाहिए। ये जो फॉरेन एक्सचेंज की कहानी है, यहाँ पर इंडियन रुपीज में अगर पैसा आएगा तो उसको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? सवाल ये उठता है। नहीं। नहीं माना जाएगा। अब वोस्त्रो अकाउंट एक अकाउंट होता है, उसमें इंडियन रुपीज में ही पैसा आ रहा है। अब ये वोस्त्रो अकाउंट नोस्त्रो अकाउंट क्या होता है, फिर इसको हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए, समझिए, ये मैंने यहां लिखा हुआ भी है। अरे, ये बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया ने, देखिए, बैंक ऑफ इंडिया 24 और बैंक ऑफ रशिया, तो बैंक ऑफ इंडिया ने एक अकाउंट रशिया में खोला हुआ है, रशियन बैंक में खोला हुआ है, ठीक बात है। किसने खोला है? बैंक ने बैंक में खोला हुआ है, याद रखिएगा, किसी इंडिविजुअल का अकाउंट नहीं, बैंक ने बैंक में खोला हुआ है, ठीक बात है। हम्म अब ये करता होता क्या है, मान लीजिए एक एक्सपोर्टर है इंडिया का, मिस्टर ए, वो एक्सपोर्ट करता है कोई सामान रशिया में, बी को। अब ये बी इसको कैसे पेमेंट करेगा? बी रूबल में पेमेंट करेगा अपने बैंक को, हम्म रूबल फिर डॉलर में कन्वर्ट होगा, फिर डॉलर कन्वर्ट होके इंडियन रुपी में इसको मिलेगा, करेक्ट है। हम्म ये जो रूबल से डॉलर में हुआ, मान लीजिए रशिया वाला ने कर दिया, और डॉलर इंडियन बैंक में आ गया, और इंडियन बैंक इसको इंडियन रुपीज में दे दिया, या फिर मिस्टर ए अगर अलाउड है तो वो फॉरेन एक्सचेंज में भी अपना अकाउंट मेंटेन कर सकता है, ठीक बात है। हम्म अब आप समझिए ये क्या हो रहा है। इंडियन करेंसी में लोग ट्रांजेक्शन करना चाह रहे हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये प्रमोट भी कर रही है। तो ये क्या करता है, बैंक ऑफ इंडिया रशिया में एक अकाउंट खोलता है, रशियन बैंक में, और बी क्या करता है, इस अकाउंट में पैसे जमा करवा देता है। जब बैंक ऑफ इंडिया इस बैंक में अपना अकाउंट खोलता है, तो इस अकाउंट को, यानी कि जो इंडिया के बाहर जो अकाउंट है, उसको हम लोग वोस्त्रो अकाउंट कहते हैं, वोस्त्रो। इसका फुल फॉर्म मुझे नहीं पता, इसको कौन सा अकाउंट कहेंगे? वोस्त्रो अकाउंट। अब ये बी क्या करेगा, इस वोस्त्रो अकाउंट में रूबल जमा कर देगा, रशियन करेंसी। फिर ये रूबल को कन्वर्ट करके इंडियन रुपीज में इस बैंक ऑफ इंडिया को भेज देगा, और ये इंडियन रुपीज इसको ट्रांसफर कर देगा, ठीक बात है। हम्म अब मिस्टर ए ये कहता है, मुझे तो आईएनआर मिला है इस एक्सपोर्ट और सर्विस के अगेंस्ट, तो क्या ये अलाउड है? तो क्या इसको एक्सपोर्ट और सर्विस मानेंगे? अगर एक्सपोर्ट और सर्विस मानेंगे तो क्या इसका एक्सपोर्ट बेनिफिट यानी कि रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो उसी का ये सर्कुलर, उन्होंने कहा हम मानेंगे। अब समझिए, बैंक ऑफ इंडिया ये रशियन बैंक में एक अकाउंट खोलता है,
उसको कौन सा अकाउंट कहेंगे हम लोग? हेलो, बैंक ऑफ इंडिया रशिया में रशियन Vostro. बैंक में अकाउंट खुलता है, कौन सा अकाउंट कहेंगे? Vostro. वोस्ट्रो अकाउंट जो इंडिया के बाहर खुला है। अब सिमिलरली रशिया भी बैंक में, इंडिया में बैंक ऑफ इंडिया में अपना एक अकाउंट खोलता है। Nostro. एक मिनट रुकिए। तो रशिया के लिए, जो रशिया के बाहर जो अकाउंट खोला है, रशिया के लिए वो कौन सा अकाउंट बोलेंगे? सेम वॉस्ट्रो अकाउंट। Vostro हो गया, रशिया के लिए Vostro हो गया। हाँ, रशिया के लिए वॉस्ट्रो। लेकिन इंडिया जब देखता है इस अकाउंट को, तो बाहर वाला इंडिया में अगर कोई अकाउंट खोल रहा है तो उसको कौन सा अकाउंट बोलेंगे? इंडिया वाला Nostro बोलेगा। इंडिया वाला नोस्ट्रो बोलेगा। ये समझ में आ गया? वॉस्ट्रो नोस्ट्रो का समझ क्लियर है? अब मैं अगर आपसे कहूं वॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, तो आपका दिमाग क्या कहेगा? इंडियन अकाउंट, बैंक अकाउंट का बाहर अकाउंट खुला हुआ। यस, इंडिया के बाहर अकाउंट अगर खुला हुआ है तो वॉस्ट्रो अकाउंट है। इंडियन बैंक का बाहर अकाउंट है तो Vostro है। यस। और अगर नोस्ट्रो अकाउंट बोल रहा हूं तो क्या मतलब निकलता है? बाहर वाले अकाउंट का इंडिया में बैंक के अकाउंट में है। यस, बाहर वालों ने इंडिया में खोला हुआ अकाउंट। बस सिंपल इतना ही मतलब है। अब हम लोग को ये जानने की, वॉस्ट्रो और नोस्ट्रो इतना जानने की जरूरत थी नहीं, लेकिन ये सर्कुलर समझने के लिए जरूरी था। अब देखिए, इन्होंने रिलेवेंट लीगल प्रोविजन सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 डिफाइन किया हुआ है कि एक्सपोर्ट और सर्विस क्या होता है, जो मैं आपको बता भी दिया। यहाँ पर ये 4th में लिखा हुआ है, 5 कंडीशंस थे ना, है ना? The payment of such service has been received by the supplier of service in convertible foreign exchange or in Indian rupees wherever permitted by the Reserve Bank of India. अब आरबीआई का एक सर्कुलर है, इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट इन इंडियन रुपीज, by which it has been clarified that to promote growth of global trade and emphasis on exports from India and to support the increasing interest of global trading community in INR, it has been decided to put in place additional arrangement for invoicing, payment and settlement of exports import in INR. Before putting this mechanism, AD थोड़ी देर में आगे हो जाएगा मिस्टर। सरफराज जी कुछ कह रहे हैं आप? हाँ। हेलो राजेश जी, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं। ओके। एडी बैंक्स, एडी मतलब ऑथराइज्ड डीलर जो फॉरेन एक्सचेंज खरीद भी सकता है और बेच भी सकता है, शैल रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो यहाँ पर रिप्रोड्यूस है। और ये कहता है एडी बैंक्स इंडिया हैव बीन परमिटेड टू ओपन रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट। और रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट मतलब ये जो इंडियन बैंक है, बाहर के बैंकों में अपना अकाउंट खोल सकते हैं। Accordingly, for settlement of trade transactions with any country, AD Bank in India may open special rupee Vostro account of correspondent banks of the partner trading country. तो बाहर वाले इंडिया में भी अकाउंट खोल सकते हैं। In order to allow settlement of international trade transaction through this arrangement, it has been decided that Indian importers undertaking imports through this mechanism, अब इंडियन इंपोर्टर को तो पेमेंट करना, वो कहाँ पेमेंट करेगा? इंडियन इंपोर्टर को अगर पेमेंट करना है तो कैसे पेमेंट करेगा? इंडियन रुपीज में पेमेंट कर सकता है या नहीं कर सकता? यस और नो? यस कर सकता है। इंपोर्ट के लिए तो उसको फॉरेन एक्सचेंज में ही करना पड़ेगा ना? नहीं, वो अगर कर सकता लेकिन है, अगर वो नोस्ट्रो अकाउंट को करना है तो वो कर सकता है। कर सकता है। तो ये बेसिकली जो स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट हम लोग बोल रहे हैं, ये नोस्ट्रो अकाउंट ही है। देखिए, ओपन स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग बैंक ऑफ द पार्टनर ट्रेडिंग कंट्री। तो बाहर वाला अगर इंडिया में कोई अकाउंट खोल रहा है तो उसको कौन सा अकाउंट बोलेंगे हम लोग? हमारे लिए नोस्ट्रो है। हमारे लिए तो नोस्ट्रो है, वो उनके लिए तो वॉस्ट्रो ही अकाउंट है ना। हाँ सर। हाँ, तब इंडियन इंपोर्टर क्या करेगा? इस स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट में पेमेंट कर देगा इंडियन रुपीज में, क्योंकि वो वाली कंट्री कह रही है कि हम इंडियन रुपीज में पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। तो इंडियन इंपोर्टर्स अंडरटेकिंग इंपोर्ट्स थ्रू दिस मैकेनिज्म शैल मेक पेमेंट इन INR, which shall be credited into the special Vostro account of the correspondent bank of the partner country against the invoices for the supply of goods or services from the overseas seller or supplier. Now, Indian exporters undertaking export of goods and services through this mechanism shall be paid
the export proceed in INR from the balances in the designated special withdrawal account of the correspondent bank of the partner country. तो जो अगर आपने एक्सपोर्ट किया तो बाहर वाला अपने उसमें पेमेंट करेगा और फिर वहां से इंडियन रुपीज में आ जाएगा, या फिर मुझे ये लग रहा है कि बाहर वाला भी इंडियन रुपीज में पेमेंट करेगा, उसको इंडियन रुपीज में मिल जाएगा, यही मतलब निकल रहा है ना। इंडियन एक्सपोर्टर अंडरटेकिंग एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस थ्रू दिस मैकेनिज्म शैल बी पेड द एक्सपोर्ट प्रोसीड इन INR फ्रॉम द बैलेंसेस इन द डेजिग्नेटेड स्पेशल withdrawal अकाउंट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग बैंक ऑफ द पार्ट। मुझे नहीं पता ये क्या बाहर वाला किस रूप में पेमेंट करेगा, लेकिन जो इंडियन एक्सपोर्टर है उसको इंडियन रुपीज में ही मिलने वाला पैसा। इसके बाद वो सारा कुछ कहानी उन्हें लिख रहे हैं, तो इसको मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, अब ये पढ़ लीजिएगा, ये खत्म ही हो गया, मतलब रिपीट है, ये सारा कुछ रिपीट किया हुआ है। अब एक सर्कुलर और है जो ये है, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई इन वेरियस केसेस। हमने आपके साथ IGST की क्लासेस ली थी, सब कुछ बताया भी था, उसमें हमने बताया था 13 में। आप क्या करता हूँ, IGST का किताब निकाल लेता हूँ। देखिए, एक था सेक्शन 13 सबसेक्शन 9, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अदर देन बाय वे ऑफ मेल और कुरियर शैल बी द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स। और इसका रिलेटेड सेक्शन 12 सबसेक्शन 8 था, और 12 सबसेक्शन 8 ये कह रहा था, और 13 और 12 में क्या फर्क है? प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 12 में डिटरमाइन होता है और सेक्शन 13 में डिटरमाइन होता है, ठीक है। सेक्शन 12 में कब डिटरमाइन होगा? जब लोकेशन ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट बोथ आर इन इंडिया। सेक्शन 13 में कब होगा? व्हेन लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट कोई एक इंडिया में हो, नहीं सॉरी, कोई एक इंडिया के बाहर हो, या दोनों बाहर हो तो अच्छी बात है, तब भी यही होगा, ठीक बात है। तो अब ये जो सेक्शन 13 ये कह रहा है कि प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स विल बी डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स, और जैसे ही डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स यानी कि वो आउटसाइड इंडिया हो जाएगा, आउटसाइड इंडिया हो जाएगा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? हेलो, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? आप लोग मेरे साथ हैं या नहीं? आउटसाइड इंडिया हो जाएगा सर। आउटसाइड इंडिया हो जाएगा, लोकेशन और Yes. रिसीपिएंट भी आउटसाइड इंडिया है, सप्लायर इन इंडिया हो जाएगा, और फॉरेन एक्सचेंज में आएगा तो एक्सपोर्ट और सर्विस हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। हो जाएगा। लेकिन ट्वेल्व सबसेक्शन 8 जो ये कह रहा था कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो रजिस्टर्ड पर्सन का प्लेस ऑफ सप्लाई, वरना जहां पर गुड्स हैंडओवर किया जा रहा है वो होगा प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक बात है। यस यस सर। तो अब इंडियन शिपिंग कंपनी और फॉरेन शिपिंग कंपनी को लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए उन्होंने ये 13(9) डिलीट कर दिया। जैसे ही 13(9) डिलीट किया तो ये डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स नहीं होगा, तो क्या होगा फिर? और रजिस्टर्ड पर्सन रहेगा ना अभी तो। फिर होगा लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, यस। फिर हमने क्या किया, इसके बेसिस पे, और कौन सा रूल लगेगा? डिफॉल्ट रूल लगेगा, डिफॉल्ट सेक्शन लगेगा 13 सबसेक्शन 2, करेक्ट है। अगर 13 सबसेक्शन 9 डिलीट हो चुका है तो 13 सबसेक्शन 2 लगेगा ना, यस और नो? अरे बाप, सर यस। आप लोग को याद है या नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा। डिफॉल्ट रूल क्या है? द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस एक्सेप्ट दिस शैल बी द लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज। अगर रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज का एड्रेस नहीं अवेलेबल है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर हो जाएगा, ठीक बात है। अब हम लोग आते हैं इसमें, देखिए ये हमने पूरा का पूरा ये डिस्कस किया था चेंज से पहले और चेंज के बाद। और 12 सबसेक्शन 8 में प्रोवाइजो भी है। प्रोवाइजो क्या है कि अगर लोकेशन इज आउटसाइड इंडिया तो आउटसाइड इंडिया हो जाएगा। तो देखिए, इंडियन शिपिंग कंपनी, लोकेशन ऑफ सप्लायर कौन है? इंडियन शिपिंग कंपनी है। कहां पर लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। रिसिपिएंट कहां है? इंडिया में। यानी कि इंडिया वाला इंडियन शिपिंग कंपनी को
कह रहा है कि ये गुड्स यूएस से पहुंचा दो। समझ में आ गया क्या कह रहा है? इंडिया वाला जी यानी सर। इंडियन एक्सपोर्टर इंडियन शिपिंग कंपनी को कह रहा है कि गुड्स आउटसाइड इंडिया पहुंचा दो। ठीक बात है। तो यस। यहाँ पर 12 में प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन होगा या 13 में डिटरमाइन होगा? 12 में ही होगा ना, दोनों जो क्योंकि दोनों इंडिया में है। कंपनी और जो दोनों इंडिया की है। यस। यस सर। प्रोवाइजो टू 12/8 तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया। और 75A लग जाएगा। और ये इंटरस्टेट सप्लाई और इसको स्टार को आर्ग्यू इट इज ए केस ऑफ नो लेवाई। तो हम लोग इसको क्या आर्ग्यू करेंगे? नो लेवाई। क्यों नो लेवाई? एक्सपोर्ट तो नहीं मानेंगे ना, क्योंकि उसके पास पैसा फॉरेन एक्सचेंज में आया ही नहीं। इंडिया वाला बराबर। इंडियन शिपिंग कंपनी को तो फॉरेन एक्सचेंज तो, लेकिन आप इसको आर्ग्यू कर सकते हैं सिंस द प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया इट इज केस ऑफ नो लेवाई। लेकिन नोटिस आते हैं उसमें फॉरेन चार्ज पे टैक्स देना पड़ता है। ठीक बात है। जी। ये जो 4 नंबर हमने यहाँ लिखा है, इट इज ए केस ऑफ नो सप्लाई 12 सबसेक्शन 8 का प्रोवाइजो, ये भी डिलीट हुआ है मुझे लग रहा है। प्रोवाइजो टू 12/8 भी डिलीट हुआ है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कहीं लिखा होगा हमने। चलिए, तो अगर प्रोवाइजो में फॉल कर जाता है तो ऑब्वियसली इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन होता, और प्रोवाइजो में फॉल डिलीशन के बाद कब डिलीट हुआ? वो सेम डेट को डिलीट हुआ हुआ 1 अक्टूबर 2023, और इसका भी प्रोवाइजो देखिए इफेक्टिव है 1 अक्टूबर 2023। तो दोनों उन्होंने डिलीट कर। सर रीजन क्या था डिलीट का इनका? लेवल प्लेइंग फील्ड इंडियन शिपिंग कंपनी और फॉरेन शिपिंग कंपनी को देने के लिए। हाँ। हमें ये वाला डिस्कस करता हूँ, फिर आप बाकी तो हमने डिस्कस किया हुआ, तो इसमें बहुत समय लगेगा, कभी कभी 1 घंटा लगता है पूरा चार्ट डिस्कस करने में। तो इसको हम लोग एक और डिस्कस करते हैं। मान लीजिए इंडिया वालों ने फॉरेन शिपिंग कंपनी हायर किया कि गुड्स को बाहर भेजना है, तो कौन सा सेक्शन लगेगा? 12 या 13? 13 लगेगा ना सर, शिपिंग 13 कंपनी तो बाहर लगेगा। की है। 13 यस। लगेगा। और 13/9 अगर डिलीट नहीं हुआ होता तो प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया होता, आउटसाइड इंडिया होता है, बराबर है। नो लेवाई हो जाता। सप्लायर भी यस, नो आउटसाइड इंडिया और प्लेस ऑफ सप्लाई भी आउटसाइड इंडिया, नो लेवाई। अब जी। 13/9 के डिलीट होने से 13/2 लगेगा। 13/2 लगेगा। और 13/2 क्या कहता है? प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। सही है। रिसिपिएंट कहाँ का है? इंडिया का है। इंडिया का है। तो ये 7/4 लग जाएगा। और आरसीएम इंपोर्ट, इसको इंपोर्ट ऑफ सर्विस मानेंगे और आरसीएम पे टैक्स देना पड़ेगा। अब देखिए, इंडियन शिपिंग कंपनी इस केस में 12/8 लग रहा है, ये देखिए फॉरवर्ड चार्ज पे लग रहा है, यहाँ आरसीएम में लग रहा है, दोनों जगह टैक्स लग रहा है ना? चाहे आप इंडियन हम्म। शिपिंग कंपनी को हायर करें या फॉरेन शिपिंग कंपनी को हायर करें, दोनों जगह टैक्स लग रहा है। एक जगह आरसीएम लग रहा है, एक जगह फॉरवर्ड चार्ज लग रहा है। ठीक बात है। तो बेसिकली ये सर ये मोहित मिनरल का केस आया था उसके बाद ये इन्होंने कर यस दिया क्या, यस यस यस, ताकि टैक्स मिल सके? टैक्स न लग या मिल सके या ना लगे, ये देखिए मोहित मिनरल का मुझे याद आ रहा, हमने कुछ डिस्कस तो किया था। उसमें सीएफ पे मिनरल में ये तो दो चार्ज में कर रहे टैक्स थे ना। लग रहा है। यस 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 यस, मोहित मिनरल सीआईएफ एफओबी, हाँ इसीलिए तो लिखा है हमने यहाँ पर सीआईएफ और एफओबी। ठीक 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 ठीक, हाँ मोहित मिनरल का भी केस का इफेक्ट है इसमें। चलिए, ये हो गया सर्कुलर। मैं और ज्यादा इसमें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। 203 में 203 का ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। अब इन्होंने जो सिंपली एक लाइन लिख दी कि भैया 13/9 डिलीट होने के बाद 13/2 लगेगा, लेकिन 13/2 आप देखिए ये 13/2 लगेगा, लेकिन 13/2 सिर्फ लगने से नहीं हो रहा है, इसमें बहुत सारी कहानियां आ रही है। और ये हमने लिख भी दिया है। 13/2 और 12/8 का प्रोवाइजो भी डिलीट हुआ था, वो उन्होंने डिस्कस नहीं किया। चलिए, अब आगे आते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस रिस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग सेक्टर। अब मुझे एक बात बताइए आप, मान लीजिए इस बिल्डिंग पे होर्डिंग लगी हुई है, मैं इस होर्डिंग को इस एडवर्टाइजिंग कंपनी को किराए पे दे देता हूँ, रेंट।
और एडवर्टाइजिंग कंपनी इस पे होर्डिंग लगा रहा है। तो इसके और इसके बीच में जो रिलेशनशिप है वो किस चीज का है? ये क्या चीज किराए पे दे रहा है? ये क्या, ये जो बंदा है ये भी एडवर्टाइजिंग कर रहा है क्या? ये मान लीजिए ए है, ये बी है, और ये एडवर्टाइजिंग कंपनी किसी क्लाइंट को सर्विस दे रही है, तो ये इसको किस तरह की सर्विस दे रहा है? व्हाट इज द नेचर ऑफ सर्विस ए और इस बी में? सर ए बी को रेंटल ऑफ Renting. इमूवेबल प्रॉपर्टी दे रहे हैं। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। और यस, एडवर्टाइजिंग कंपनी और क्लाइंट के बीच में किस तरह की सर्विस है? वो एडवर्टाइजिंग सर्विसेज में आएगा। एडवर्टाइजिंग सर्विस है। तो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा? जहाँ पे वो लोकेशन जो जहाँ पे लोकेटेड है। ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। जी, और एडवर्टाइजिंग और क्लाइंट के बीच में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा? वाह, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट रहेगा। अगर ये रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड, नहीं तो Place of supply of the advertising company. ये भी हो सकता है। और अगर रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड है, तो B2C सप्लाई है, तो इसका एड्रेस जो लिया है वो होगा। बराबर। जरूरी तो लगेगा। हम्म, ठीक है। अब देखिए, ये यही चीज इन्होंने समझाया भी इस पूरे सर्कुलर में। एक चीज और बता देता हूं, इसमें आगे क्या लिखा। उन्होंने क्या कहा, एक वेंडर है, ये इसको प्रॉपर्टी किराए पे दे रहा है एडवर्टाइजिंग कंपनी को, ये इसका क्लाइंट है। ठीक बात। अब इन्होंने एक और पॉइंट लिया, बोले ये जो वेंडर है किसी और वेंडर से प्रॉपर्टी किराए पे लेता है, रेंट। फिर ये जो एडवर्टाइजिंग कंपनी का जितना भी काम है यही वेंडर करती है। ये एडवर्टाइजिंग का जो भी काम है ये, यानी कि इसको सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया अपना सारा काम। अब मुझे एक बार फिर से बताइए, ये वेंडर इस वेंडर को जो प्रॉपर्टी किराए पे दे रहा है, इसका लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? Location of movable property. लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब ये एडवर्टाइजिंग कंपनी अपना सारा काम इसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, ये होर्डिंग बनवाएगा, ये सारा कुछ काम करेगा। इसके और इसके बीच में क्या, किस तरह का रिलेशनशिप है? Business to business. मतलब B2B है। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी तो नहीं कहेंगे ना आप? नहीं कहेंगे सर, एडवर्टाइजिंग कंपनी। फिर ये तो एडवर्टाइजिंग सर्विस होगा, और ये डिफॉल्ट रूल में जाएगा 12 सबसेक्शन 2 में। ये निकलेगा 12 सबसेक्शन 3 में। ठीक बात है। Movable property वाला 12(3). हाँ हाँ, तो ये दो इन्होंने डाले हैं। अब देखिए, advertising companies are often involved in procuring space on hoarding billboards erected and mounted on building land in a different states from various suppliers for providing advertising services to its corporate clients. अब देखिए, ये जो जिससे वो किराए पे ले रहा है उसको वो वेंडर कह रहा है। Procuring space hoarding this from various suppliers, that is vendors. किसके लिए? For providing advertisement services to its corporate client. There may be variety of arrangements between the advertising company and its vendor as below. तो ये 1 जो हमने पहला बताया, जहां पर ये लिखा हुआ भी है, क्या लिखा हुआ है? वेंडर, एडवर्टाइजिंग कंपनी और क्लाइंट। तो वेंडर सिंपली स्पेस बिलोंग्स टू वेंडर, ये एडवर्टाइजिंग को कंपनी को दे रहा है, तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई 12 सबसेक्शन 3 इमूवेबल प्रॉपर्टी से निकलेगा। ठीक बात है। लेकिन but where vendor is responsible for following works, then place of supply shall be determined as per default section. अब vendor क्या कर रहा था? Vendor is responsible for display of the advertisement of the advertisement company at the said location. Vendor is in possession of the hoarding structure at the said location on which advertisement is displayed, and the advertising company is not occupying the space of the structure. तो ये जो vendor है, यानी कि vendor to advertising company, तब ये जो second point है, इसमें जो मैंने अभी बताया था वेंडर टू वेंडर, वो 12 सबसेक्शन 3 यानी कि लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन फिर वो जो दूसरा वेंडर है एडवर्टाइजिंग कंपनी का काम करने लगा, वहां पर डिफॉल्ट लगेगा। देखिए, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अरेंजिंग द होर्डिंग बिलबोर्ड लाइज विथ वेंडर हु मे हिमसेल्फ ओन्स अ स्ट्रक्चर और मे बी टेकिंग इट ऑन रेंट और राइट टू यूज बेसिस फ्रॉम अनदर पर्सन। यानी कि या तो उसका खुद का हो, मान लीजिए ऐसा हो, वेंडर और ये एडवर्टाइजिंग कंपनी, इसके क्लाइंट्स। अब ये वेंडर कहता है या मेरे पास जगह, मैं ही एडवर्टाइजमेंट, मैं सारा काम करूंगा, तुमको इस
इस होर्डिंग के ऊपर एडवर्टीजमेंट करना है वो सारा मैं करूंगा, यू जस्ट आउटसोर्स में। ऐसे केस में बताइए ये जो प्लेस और सप्लाई निकलेगा वो कैसे निकलेगा? 12(3) से निकलेगा यानी कि लोकेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, या 12(2) से निकलेगा? हेलो, 2 से निकलेगा ना सर, डिफॉल्ट लगेगा ना। फिर डिफॉल्ट, तब डिफॉल्ट लगेगा। डिफॉल्ट लगने से फायदा क्या होगा? ये एडवर्टीजिंग कंपनी मान लीजिए रजिस्टर्ड पर्सन है, ये महाराष्ट्र में है और ये दिल्ली में है। अब प्लेस और सप्लाई आप कह रहे हैं डिफॉल्ट से लगेगा तो दिल्ली वाला लग जाएगा, तो फायदा क्या हो रहा है? अगर 12(3) लगा देंगे तो महाराष्ट्र हो जाएगा, तो नुकसान क्या होगा? दोनों सेम ही तो है सर। अरे एक में आईटीसी का होगा IST ना सर, लगेगा, सीएस और आई का। C+S लगेगा। लेकिन फिर से मैं पूछ रहा हूं, अगर 12(3) लग जाता महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र तो C+S लगेगा, हाँ बराबर है। डिफॉल्ट लग जाता तो आई लगेगा। यस। नुकसान क्या हो रहा है C+S लगने से? क्रेडिट जा रहा है सर। हाँ जी, सर आईटीसी नहीं मिलेगा ना। यस, इसको ITC नहीं मिल पाएगा, नुकसान आईटीसी नहीं मिलता है ना? तो है। अगर लेकिन आई लग जाएगा तो इसको ITC मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। अब आप समझिए, जब नोटिस आएगा तो वो क्या डिपार्टमेंट क्या कह रहा होगा? आप आई रिवर्स करो क्रेडिट को। नहीं नहीं, डिपार्टमेंट कहेगा कि भैया आपने मान लीजिए आई लगा दिया, हाँ जी, अब आई लगा दिया। डिपार्टमेंट ये कहेगा कि भैया ये वेंडर है, इसमें तो लोकेशन ऑफ इमोर प्रॉपर्टी लगना J12 सबसे हाँ बिल्कुल। नेचर ऑफ हाँ सर्विस ऐसा है। हाँ यस और नो? वसूल करेगा या CS मांगेगा और आई को रिफंड करेगा, अगर रिफंड क्लेम करेगा तभी। हाँ, इससे रिकवरी करेगा, इससे रिवर्स करवाएगा। और क्या स्टेट अथॉरिटीज ये काम कर पाएगी? आई का तो काम नहीं कर सकती वो। स्टेट अथॉरिटीज के पास ये पावर ही नहीं है, जब भी होगा वो सेंटर ही करेगा। ठीक बात। तो ये सर्कुलर भी हो गया। अब मैं दोबारा एक बार मतलब हमने, अच्छा सॉरी, ये सर्कुलर में एक पॉइंट और रह गया, कोलोकेशन। इसको ये क्या बोलते, तो फिर ये क्या बोलते हैं सर इसको? इसको क्लैरिफिकेशन दिया ना इन्होंने, खाली सर्कुलर है। कि आपको C+S ही लगाना है अगर स्टेट का नहीं ही है नहीं, प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं है C+S लगाना है। वो हाँ। ये कह रहा है कि वेंडर किस तरह का काम कर रहा है उससे डिटरमाइन होगा कि प्लेस और सप्लाई 12(3) से निकलेगा या 12(2) से निकलेगा। लेकिन 1 2 3 आपने चेंज बनाया सर। पहला वाला जो वेंडर है उसकी प्रॉपर्टी है, दूसरे वेंडर को किराए पे देता है होर्डिंग्स वो लगाने एक वन ऑफ द एग्जाम्पल था जिनेश जी। हाँ लेकिन अभी जो बीच वाला जो है आदमी, उसी को क्रेडिट पास करने के लिए मैनेज करना है एज पर सेक्शन 17। नहीं, आप समझिए, मैं आपको दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए इसने रेंट पे दिया, इसने भी रेंट पे दिया, सबलेट किया, तो इन अच्छा, दोनों प्लेस ऑफ सप्लाई तो 12(3) से ही निकलेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रेंट फ्री लिया तो रेंट से निकलेगा। हाँ लेकिन ये एडवर्टाइजिंग कंपनी का सारा काम करने लगे तब तो 12(3) नहीं लगेगा, तब 12(2) लगेगा। 12 लगेगा। हाँ अगर ये तो वेंडर डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट कंपनी को दे रहा है और ये वेंडर सारा एडवर्टीजमेंट कंपनी का यही काम करने लगे तब भी 12(2) लगेगा। अभी 12 लगेगा, बराबर है। ठीक है। तो वो डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यस, पास ऑन बिटवीन द, तो उसके अच्छा है कि वो डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग कंपनी एडवर्टाइजमेंट का ही कॉन्ट्रैक्ट बना दे। मतलब हाँ, अगर डिफरेंट स्टेट में लोकेटेड है तो सेम स्टेट में लोकेटेड है तो क्या फर्क पड़ता, आई लगे या हाँ तो C+S लगे? C+S लगा के ले लेगा तो चलेगा ना, उसको क्रेडिट मिल जाएगा। अगर जहां भी दिक्कत आती है आउट ऑफ स्टेट में तो उसको एडवर्टाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट ही बना देना चाहिए उसके साथ यस vendor। यस। अब देखिए, अगर आप सर्वर किराए पे लेते हैं तो सर्वर किसी जगह लोकेटेड होगा, किसी बिल्डिंग में, बिल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो आप जब सर्वर किराए पे लेते हैं तो आपका आइडिया क्या है, बिल्डिंग किराए पे लेना या उस बिल्डिंग में जो सर्वर लोकेटेड है वो किराए पे लेना? सब्सटेंस ऑफ ट्रांजैक्शन इज सर्वर। सर्वर। तो ये कह रहा है डेटा सेंटर फैसिलिटी अपना स्पेस, रेंट सर्वर, रेंट हार्डवेयर और IT इंफ्रास्ट्रक्चर किराए पे दे रही है, तो 12(3) नहीं लगेगा, 12(2) लगेगा प्लेस और सप्लाई। फैंटास्टिक, बढ़िया हो गया। हो गया। तो हमने अब ये कॉर्पोरेट गारंटी कर लिया और एक्सपोर्ट भी कर लिया।
अब इसमें नोटिफिकेशन में दोबारा आ जाते हैं। रूल 142 सब रूल 3, मान लीजिए 73 74 में आपने सारा इंटरेस्ट टैक्स पेनल्टी पे कर दिया है, तो वो प्रोसीडिंग को ड्रॉप करेगा, या फिर आपने नहीं पे किया, वो सेटिस्फाइड आपके जवाब पे, तब भी प्रोसीडिंग को ड्रॉप करेगा। ठीक है, प्रोसीडिंग को जब वो ड्रॉप करता है तो क्या वो ऑर्डर पास करता है या इंटीमेशन देता है आपको? ऑर्डर पास करता है। नहीं, आप देखिए वो DRC 05 जो है वो इंटीमेशन है। अच्छा, लेकिन वो रूल 142 सब रूल 3 में देखिए DRC 005 है, वो बेसिकली क्या है? इंटीमेशन है। DRC 05 का आप फॉर्म भी खोलेंगे तो उसमें लिखा हुआ है इंटीमेशन। यहाँ पर ये जो अमेंडमेंट लेके आए 142 सब रूल 3 में, फॉर्म में इंटीमेशन लिखा हुआ था, 3 में जो वो फॉर्म को फॉर्म के बारे में बता रहा है उसमें ऑर्डर लिखा हुआ था, तो ऑर्डर को वर्ड चेंज करके उन्होंने इंटीमेशन किया है बस। ओके। ठीक तो है, सर ये क्या ओपन ही रहेगा प्रोसीडिंग? सर जो इंटीमेशन आ रहा है समझो 5 में, तो वो प्रोसीडिंग क्या ओपन ही रहेगी? ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है। इसका सर मतलब मैं दोबारा बता उसका दूं, सुपर नोटिस इशू कर सकता है कि नहीं कर सकता? सर मतलब मैं बताता हूँ इसमें ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं इंटीमेशन, क्योंकि ये अगर ऑर्डर लिख देता है ना तो हाँ, फिर ऑडिट नहीं कर सकता, अच्छा फिर वो प्रिवेंटिव वाला नहीं आ सकता है। अच्छा, क्योंकि इसका ऑर्डर हो गया है तो इसका एक बार ऑर्डर हो चुका है तो दोबारा उसके प्रोसीडिंग नहीं चल सकता है, ना प्रिवेंटिव वाला कर सकता है रिकवरी उस ईयर का, ना ऑडिट वाला कर सकता है। ओके, इसीलिए वो जानबूझकर इंटीमेशन कर देते हैं। ओ, सर मुझे क्योंकि 2 मल्टीपल दिन पहले जुडिक्शन है ना ये इसके। अब मान लीजिए एसएमटी 10 हो जाता है ना, फिर भी ये लोग ऑडिट कर लेते हैं। हाँ, असेंबली 10 में तो कर ही सकते हैं। ठीक, सर मुझे 2 दिन पहले ही ये DRC 05 इशू हुआ है, लेकिन उसमें ऑर्डर लिख के आया है सर वो। हाँ तो अमेंडमेंट तो अभी आई है, जी जी जी। फिर क्या फर्क पड़ता है? हैं? फर्क तो सर फर्क यस। तब ये पड़ेगा जब DRC 05 के बाद कुछ और प्रोसीडिंग शुरू हो जाए, तब सोचिए कैसे चैलेंज करेंगे। एक एक गुजरात हाई कोर्ट उसका एक एडवोकेट से मेरी बात हुई थी। हाँ हाँ वंस यू गेट ए ऑर्डर हाँ, then they cannot take another proceedings for that year। अच्छा, ओके ओके, तो मैंने बोला कि ऑर्डर ऑडिट होता है तो ऑडिट में ऑर्डर नहीं देते वो लोग, ऑडिट रिपोर्ट देते हैं। हाँ ऑडिट रिपोर्ट देते हैं, ठीक बात। तो ऑडिट रिपोर्ट का होने जाने के बाद भी एसएमटी 10 हो जाता है। ओके ओके, समझ गए समझ गए। अच्छा, अब ये जो प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी है, इसमें ये लिखा हुआ था कि 1 साल बाद ये अटैचमेंट रिमूव हो जाएगा, कमिश्नर रिमूव करेंगे, लेकिन कमिश्नर, रिलीज कर देंगे। हाँ रिलीज कर देंगे, तो कमिश्नर रिमूव वो करते नहीं थे, तो उन्होंने एक लॉ ही बना दिया कि भैया कमिश्नर के ऑर्डर के कारण रिमूव नहीं भी होता तो ऑटो रिमूवल होगा, और ऑन एक्सपायरी ऑफ ए पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ ऑर्डर अंडर सब रूल 1 विच एवर इज अर्लियर। तो कमिश्नर अगर 1 साल से पहले रिमूव कर देता तो वो वाला, या फिर 1 साल के अंदर वो कोई ऑर्डर 1 साल के अंदर नहीं पास करता तो 1 साल बाद ऑटो रिवोक होगा। सिस्टम बेस हो जाएगा ये तो। सिस्टम बेस्ड तो नहीं होगा। मान लीजिए आपने बैंक में दिया हुआ है तो बैंक वाला अपने आप उसमें 1 साल का लगा देगा, 1 साल बाद बैंक अपने आप उसको सॉफ्टवेयर वैसा करना पड़ेगा। अब जीएसटी प्रैक्टिशनर में, जो जीएसटी प्रैक्टिशनर में कौन कौन अपीयर हो सकता है, सॉरी एनरोलमेंट सॉर्ट, इसमें कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट इन होल्डिंग सीओपी, कंपनी सेक्रेटरी होल्डिंग सीओपी वगैरह वगैरह लिखा हुआ है। फिर सेल्स टैक्स, इसमें ये जीएसटी प्रैक्टिशनर के बारे में कहाँ लिखा हुआ उन्होंने? लास्ट में लगा दिया है एनी अदर एग्जामिनेशन नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। तो जीएसटी प्रैक्टिशनर का तो अभी एग्जाम ही नहीं हो रहा, जब एग्जाम शुरू होगा तब देखते हैं। ये क्या है सर जीएसटी, ये प्रैक्टिशनर का ये क्या है सर? देखिए अगर आप, पहले हुआ था ना सर, पहले हो गया था ना प्रैक्टिस। नहीं मैंने सर एग्जाम दी थी, मैं पास भी हो गया हूँ इसमें जून 2019 में। हाँ तो अब जो जीएसटी प्रैक्टिशनर का एग्जाम पास करते हैं, अब देखिए इसमें है ना, कहीं भी जिनके पास ये सारी डिग्री नहीं है तो इसका मतलब वो अपीलेट अथॉरिटी और ट्रिब्यूनल में अपीयर नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर अगर ये है, ये एग्जाम जो जीएसटी प्रैक्टिशनर का एग्जाम अगर आप पास कर चुके हैं तो आप ट्रिब्यूनल तक अपीयर हो पाएंगे। ओके। इस एग्जाम का सबसे बड़ा फायदा यही है कि यू कैन अपीयर बिफोर ट्रिब्यूनल, और ट्रिब्यूनल और अपीलेट अथॉरिटी में अगर अपीयर होना चाहते हैं आप तो ऑब्वियसली आपको नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए।
हम सर पास लेकिन कर ये एग्जाम जो मैंने दी थी हमको सिर्फ ईमेल पे आया था कि आप पास हो गए, बाकी कोई सर्टिफिकेट या ऐसा कुछ भी नहीं आया था। नहीं, सर्टिफिकेट तो जरूरी है। जरूरी है, कैसे कैसे मांग लो। वो अरे आया ही नहीं, वो नासिर ने किया था। हाँ हाँ, वो सर्टिफिकेट जरूरी है, उसमें नंबर लिखा होगा। सर चेक करना MSc पड़ेगा। का ये एग्जाम हुआ था सर, तो उसमें सर हो गया सर्टिफिकेट सर। आया। Yes, we completed this session. Thank you so much.